हेलो। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया। प्यारे बच्चे, आज का इस क्लास को हम लोग एक शायरी के द्वारा स्टार्ट करते हैं। कि मत पूछो कैसी हालत है मेरी, कि मत पूछो कैसी हालत है मेरी। कभी मिलने की हसरत होती है तो कभी देखने की चाहत। प्यारे बच्चे, आप सबको इस सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस क्लास में जितना भी टॉपिक पढ़े थे उसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद आज का टॉपिक बेसिस होगा एकक कोशिष्टिका के अवयवी कणों की संख्या, अर्थात किसी एकक कोशिष्टिका में उसके अवयवी कण किस तरह से एडजस्टमेंट है उसी के बारे में क्या करेंगे, काफ़ी डिटेल से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे। फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, केमिस्ट्री का डिफिनेशन देख लिए थे, केमिस्ट्री को अध्ययन के सुविधा के आधार पर कितने भाग में बांटे थे। मोनू आप बताइए। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। कितने आधार में बांटे थे? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट था फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड क्या थी? बिल्कुल सही बता रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का डिफिनेशन देख लिए थे, फिर उसके बाद किसका देखे थे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन। उसके बाद हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट जो चैप्टर क्लास 12 की सॉलिड स्टेट है उससे क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। उसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़े थे मैटर क्या होता है, पदार्थ। पदार्थ को हम लोग अध्ययन के सुविधा के लिए फिर से कितने भाग में बांटे थे? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, 2 भाग में बांटे थे। एक था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंतर्गत भी मैटर को मुख्यतः कितने भाग में बांटे थे? 3 भाग में बांटे थे। फर्स्ट थी सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। गैसियस स्टेट के बारे में हम लोग क्लास 11th में काफ़ी डिटेल से गैस के बारे में स्टडी किए थे। इस चैप्टर में या इस क्लास 12th में हम लोग सॉलिड स्टेट के अंतर्गत सॉलिड के बारे में जानेंगे और अगला चैप्टर जो सॉल्यूशन होगी उसमें काफ़ी डिटेल से लिक्विड के बारे में जानेंगे, जो ऑफलाइन के बैच में क्या कर रही है, अभी चल रही है, और किसी किसी बैच में सॉलिड स्टेट चल रहा है, जैसा कि आपको पता भी होगा। उसके बाद अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर सॉलिड को फिर से हम लोग कितने भाग में बांटे थे? उससे पहले देखे थे सॉलिड का डिफिनेशन, कुछ उसका प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे। फिर अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अर्थात सॉलिड जिस चीज से मिलकर बनी है उसकी व्यवस्था के आधार पर, जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, मान लेंगे ये एक सॉलिड है और सॉलिड इसका अवयवी कण 2 प्रकार का होगा। एक होगा ए प्रकार का अवयवी कण और दूसरा क्या होगी, बी प्रकार की अवयवी कण। ए प्रकार का अवयवी कण एंड बी प्रकार का अवयवी कण, ए प्रकार की अवयवी कण और बी प्रकार का अवयवी कण। यहाँ पे होगा बी और ये ए, फिर बी और फिर ये 2 प्रकार के अवयवी कण। तो ये इसके अवयवी कण किस तरह से व्यवस्थित है, उदाहरण के तौर पे जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए इस बेंच पे, दूसरा बेंच पे, फिर तीसरा बेंच पे, फिर चौथा बेंच पे एक पंक्ति के रूप में बैठे हैं, ठीक उसी प्रकार किसी भी सॉलिड का उसका जो अवयवी कण होगा नियमित रूप से व्यवस्थित है या नहीं है, इसके आधार पे कितने भाग में बांटे थे? 2 भाग में। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। फर्स्ट भाग क्या होगा? बिल्कुल सही, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा भाग को एमरफस सॉलिड बोलेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनेशन देख लिए थे, उसके बाद हम लोग क्या देख लिए थे? एमरफस सॉलिड का डिफिनेशन। फिर उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़े थे एमरफस सॉलिड का यूज। उसके बाद का जो टॉपिक था हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के अवयवी कण के बीच लगने वाला आकर्षण बल के आधार पर कितने भाग में बांटे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड को? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, 4 भाग में बांटे थे। फर्स्ट था कोवेलेंट सॉलिड, सेकेंड आयनिक सॉलिड, थर्ड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी 3 भाग में बांट दिए थे, जो कल के क्लास में हम लोग देखे ही थे, काफी डिटेल से पढ़े थे, आपको पता ही होगा। ये ऑफलाइन वाली बैच में थी और साथ ही साथ ऑनलाइन वाली जितने भी बैच था उसमें ये सारा चीज हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आयनिक सॉलिड पढ़े, फिर उसका प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे? कोवेलेंट सॉलिड। बिल्कुल सही बता रहे हैं। फिर उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 प्रकार का, फर्स्ट को बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा क्या था? बिल्कुल सही, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और थर्ड क्या थी? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसको पढ़ने के बाद पूरा मॉलिक्यूलर सॉलिड था उसके बारे में काफी डिटेल से जान गए थे। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का 4th पार्ट था क्या थी? बिल्कुल सही बता रहे हैं, मेटालिक सॉलिड। इसके बारे में भी काफी डिटेल से स्टडी कर चुके थे। फिर एनसीईआरटी का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हुई थी, वो टॉपिक क्या था? यूनिट सेल क्या होती है, एकक कोशिष्टिका क्या होती है, इसके बारे में जाने थे। एकक कोशिष्टिका उदाहरण के तौर पे समझेंगे, जिस घर में आप रह के अभी स्टडी कर रहे हैं वो घर एक क्या होगी? एकक कोशिष्टिका होगी। उसका एकक कोशिष्टिका या क्रिस्टल जालक बोलेंगे। उसकी जो ईंट होगी, ईंट ये जो दीवार है, आप
साइड में देखिए, अपने घर का दीवार देखिए, जिस घर में आप रह के अभी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसकी दीवार जो होगी, उसकी दीवार किस चीज़ से मिलकर बनी होगी, उसमें मुख्य कंपोनेंट के रूप में क्या होता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ईंट होती है। तो ईंट उस पूरे दीवार की क्या कहलाएगी, बिल्कुल सही, एकक कोशिष्ट का कहलाएगी। और जब ईंट सही रूप से व्यवस्थित हो जाती है एक नियमित क्रमानुसार में, तो पूरा दीवार का निर्माण होती है। ठीक उसी प्रकार एकक कोशिष्ट का कई मिलती है आपस में, एक नियमित रूप से किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। आज हम लोग अगला टॉपिक क्या करेंगे, यहाँ तक हम लोग जितने भी वीडियो लेक्चर पीछे डाल दिया गया है उसमें बताया गया है। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे एकक कोशिष्ट का में अवयवी कणों की संख्या। तो चलिए पहले हम लोग क्रिस्टल जालक बना लेते हैं, या विजुअलाइजेशन के लिए ये समझ लीजिए, या समझ थिंकिंग कीजिए कि आप जिस घर में बैठे हुए हैं उसका ईंटा किस तरह से व्यवस्थित है, उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, एकक कोशिष्ट का में जो अवयवी कण होगा उसकी संख्या जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये एक प्रकार का क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस होगी। इस क्रिस्टल लैटिस में जो अवयवी कण होगा कॉर्नर पे स्थित होगी, कॉर्नर के अलावा भी स्थित हो सकती है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। कॉर्नर पे स्थित होगी तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बोलेंगे। और सेंटर के अलावा स्थित होगा तो इस प्रकार के हम लोग क्रिस्टल लैटिस को क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही बता रहे हैं, सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल बोलेंगे। सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल को भी हम लोग अलग अलग पार्ट्स में बांटे थे, बीसीसी, एफसीसी और क्या था, बिल्कुल सही, इंड सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, जिसे हम लोग ईसीसी के नाम से जाने थे, जो पिछले क्लास में आपको बताया गया था। अब देखिए क्या होता है, ये जो अवयवी कण है इसको दूसरे रूप में इस तरह से भी बोल सकते हैं। मान लेंगे एक दीवार है, क्योंकि दीवार के एग्जांपल से हम लोग अच्छा सा समझते हैं, क्योंकि हमारे आसपास में ही है, और आप जिस घर में बैठ कर स्टडी कर रहे हैं उसका भी तो दीवार होगा। तो उस दीवार का देखिए, उस दीवार में ईंट कुछ इस तरह से अरेंज्ड होगी। ये क्या है, ये पूरी लंबी दीवार का जो अवयवी कण है, जैसे ईंट होगा तो ईंट नियमित रूप से व्यवस्थित है, तब तो पूरे लंबी दीवार का निर्माण हुआ है। ये जो ईंट होगी, ये ईंट देखिए, ये ईंट डायरेक्ट दूसरी ईंट से जुटी हुई है, इस ईंट से जुटी हुई है, इस ईंट से जुटी हुई है, इस ईंट से, इस ईंट से, मतलब प्रत्येक ईंट एक दूसरे से क्या हुआ है, जुटा हुआ है। उदाहरण के तौर पे आप जिस बेंच पे बैठे हुए हैं उसके जस्ट बगल वाले बच्चे को देखिए और उसके जस्ट इस साइड वाले बच्चे को देखिए, क्या आप सब एक दूसरे से जुटे हुए हैं कि नहीं, एक कोऑर्डिनेशन में बैठे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा और एग्जाम्पल देखेंगे, हमारा जो हैंड है, ये हैंड, इसमें जो बोन होगा आपको पता ही होगा, इसमें अलग अलग प्रकार की क्या होती है, बोन होती है, अर्थात हड्डियां होती है, प्रत्येक हड्डियां एक दूसरे से जुटी होती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी क्रिस्टल लैटिस में या दीवार में देखिए, दीवार में जो ईंट है, प्रत्येक ईंट एक दूसरे से जुटी हुई है, डायरेक्टली जुटी हुई है। तो किसी क्रिस्टल लैटिस में जो यूनिट सेल होगी, वो यूनिट सेल जैसे ईंट जस्ट दूसरे ईंट से क्या होगा, जुटी होगी, इससे जुटा होगा, इससे जुटा होगा, इससे जुटा होगा। तो क्या करेंगे, अब हम लोग डिफिनेशन बनाएंगे और भाषा बनाते हैं। चलिए समझते हैं। दीर्घ क्रिस्टलीय संरचना में, ये क्या पूरा दीर्घ क्रिस्टलीय संरचना, क्रिस्टल की संरचना है। इसमें प्रत्येक एकक कोशिष्ट का, ये जो एक एकक कोशिष्ट का है, ये भी एकक कोशिष्ट का, ये एकक कोशिष्ट का और ये एकक कोशिष्ट का, प्रत्येक एकक कोशिष्ट का चारों ओर से, अपने चारों ओर से उपस्थित अन्य एकक कोशिष्टिका से डायरेक्टली संबंधित होती है। ये एकक कोशिष्टिका के बारे में देखिए, ये एकक कोशिष्टिका इसके चारों ओर जितने भी एकक कोशिष्टिका है, क्या उससे जुड़ी है कि नहीं, बिल्कुल जुड़ी हुई है, इससे जुड़ी हुई है, इस एकक कोशिष्टिका से भी जुड़ी हुई है, इससे भी जुड़ी होगी, इससे भी जुड़ी होगी, इससे भी जुड़ा है, और साथ ही साथ किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। इस तरह से कह सकते हैं कि एक एकक कोशिष्टिका, ये एकक कोशिष्टिका अपने चारों ओर जितने प्रकार के एकक कोशिष्टिका होगा उस सारे से जुड़े होंगे। तो इस प्रकार की क्या होती है, एक व्यवस्था होती है, उपस्थित अन्य एकक कोशिष्टिका से संबंधित होती है, अर्थात क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। अगला सेंटेंस पढ़िए, अर्थात अवयवी कण एक से अधिक एकक कोशिष्टिका से डायरेक्टली संबंधित होती है। ये जो अवयवी कण है एक से अधिक एकक कोशिष्टिका से क्या है, डायरेक्टली संबंधित है। आप खुद का देखिए, दोस्तों में जो रिलेशन है, या जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं उसमें देखिएगा क्या होती है,
एक बच्चे दूसरे बच्चे से दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे से तीसरे बच्चे, चौथे बच्चे के इससे क्या डायरेक्टली जुड़ी हुई या इस तरह से देख सकते हैं। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, ये मार्कर है, ये मार्कर देखिए, ये बीच वाली मार्कर इससे डायरेक्टली रूप से और इससे डायरेक्टली रूप से जुड़ी हुई है कि नहीं। अगर ऐसे ही ढेर सारा मार्कर ले लेंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, बंडल के रूप में व्यवस्थित कर देंगे, तो प्रत्येक मार्कर एक दूसरे से जुड़ी होगी। ठीक उसी प्रकार किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में जो यूनिट सेल होती है, वो यूनिट सेल अपने आसपास के जितने भी यूनिट सेल होते हैं सारे से जुटी हुई होती है। जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, दीवार में जो ईंट लगी होगी, एक ईंट अपने चारों ओर जितने भी ईंट होगा उस सबसे जुड़ी होगी। तो केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे एक यूनिट सेल अपने चारों ओर जितने भी यूनिट सेल होते हैं उनसे क्या होते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग प्रकार के एकक कोशिका में अवयवी कण कैसे जुड़ी हुई होती है या किस तरह से व्यवस्थित है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले स्टेटमेंट समझते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, टॉपिक को हम लोग फिगर के द्वारा समझेंगे। एकक कोशिकाओं के कोण पर उपस्थित कण जो गोला के रूप में होता है, 8 एकक कोशिका, कितने एकक कोशिका, 8 एकक कोशिकाओं के द्वारा स्वभाजित होती हैं। अतः प्रत्येक एकक कोशिकाएं में इसका 1/8 योगदान होता है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, ये एक एकक कोशिका है जिसमें प्रत्येक एकक कोशिका, इस एकक कोशिका पे दूसरा एकक कोशिका रख देंगे, इधर से इस साइड से इस साइड से और इस साइड से, चारों बगल से एकक कोशिका रख देंगे। तो एक जो कोण होगा, ये कोण, ये अपने चारों बगल की जितने भी एकक कोशिका होगा उसके कॉर्नर से 8 से जुड़ी हुई रहेगी। डायरेक्टली एक कितने से, 8 से जुड़ी रहेगी। तो प्रत्येक एक का योगदान कितना होगा, एक एकक कोशिका में 1/8 होगी ना, खुद ही समझिए। 8 लोग क्या करेंगे, आपस में एक जगह एकत्रित हो जाएंगे और एक दूसरे से संपर्कित हो जाएंगे। मेरे इससे संपर्कित हो जाएगा उस साइड घूमकर, फिर इस साइड से चारों बगल से क्या करेंगे हम लोग, संपर्कित होकर एक दूसरे से संपर्क करके और एकत्रित हो जाएंगे। तो एक लोग कितना से जुड़ा रहेगा डायरेक्टली, क्या बताएंगे, 1/8 से ना, एक का टोटल में 8वां भाग होगा। जैसे जैसे उदाहरण के रूप में समझेंगे, एक कोशिका, दूसरा एकक कोशिका, तीसरा एकक कोशिका, इसके ऊपर क्या दूसरा एकक कोशिका लगा देंगे, तीसरा एकक कोशिका, चौथा एकक कोशिका और 5वां और 6ठा। उसके बाद फिर से ऊपर इस साइड लगा देंगे, 4 उधर और 4 इधर, 1 2 3 4 ये नीचे से और 3 ऊपर से, 5 6 7 और 8। अब एक का योगदान इसमें कितना, तो क्या बताएंगे, 1 क्या होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 1/8 होगा। तो देखिए फिर से डेफिनेशन समझिए या भाषा पकड़िए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। एकक कोशिकाओं के कोण पर उपस्थित कण, ये एकक कोशिका है, इस एकक कोशिका के कोण, जैसे ये एक कोण हुआ, 2 3 4 और फिर 5 6 7 और 8, टोटल कितना कोण है, 8 कोण, 4 कोण नीचे और 4 कोण ऊपर। जैसे आप जिस घर में हैं उस घर का देखिए 4 कोण, ऊपर का छत देखिए, ऊपर की छत में कितना कोण है, 4 कोण है, 2 कोण इस साइड से होगा और 2 इस साइड से, तो टोटल कितना होगा 4। और 4 देखिए नीचे से, देखिए नीचे से जिस सरफेस पे आप बैठे हुए हैं चेयर लगा करके, उस सरफेस को देखिए, उस साइड से कितना कोण, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 2 कोण, और इस साइड से कितना कोण, 2 कोण। अब टोटल को ऐड करेंगे तो कितना होगा, टोटल 8 होगी, क्योंकि 4 ऊपर का और 4 नीचे का कोण। तो प्रत्येक एक कोण का साझेदारी पूरे में कितना होगा, तो 1/8 होगा, क्योंकि वो कोण देखिए, ये कोना, इस साइड वाला कोना देखिए, उसके जस्ट नीचे और इसके जस्ट नीचे, फिर उस साइड वाला कोना देखिए और उसके जस्ट नीचे वाला देखिएगा, फिर इस साइड वाला कोना देखिए, देख रहे हैं ना, बिल्कुल सही आप देख रहे हैं। और उसके जस्ट नीचे वाला कोना, हम लोग एक्सपेरिमेंटल पढ़ रहे हैं, पढ़ने में भी काफी शायद आपको मजा आता होगा, क्योंकि जो देखते हैं उसी के बारे में क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अब बताइए एक कोना का इस पूरे घर में कितना योगदान होगा, क्या बताएंगे, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, टोटल 8 है, उसमें 1 होगा, तो 1 क्या होगी, 8वां योगदान होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एकक कोशिकाओं के फलक, फलक का मतलब उसका फेस, जैसे दीवार जो है, इस साइड दीवार, इस साइड दीवार, उस साइड दीवार और इस साइड, टोटल कितना दीवार है आपके घर में या हमारे एकक कोशिका में, बिल्कुल सही 4 दीवार है। प्रत्येक दीवार का बीच वाला भाग देखिए, बीच वाला भाग मिड पॉइंट देखिए, उस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का और इस साइड का, 4 दीवार का मिड पॉइंट में जो होती है फलक में होती है। और टोटल क्या फलक होता है, 6 फलक होता है, 1 2 3 4, ऊपर 1 5 और नीचे, बिल्कुल सही 6 फलक होती है। तो प्रत्येक फलक पे जो अवयवी कण उपस्थित होगा, और अवयवी कण किसके रूप में होगा, स्फीयर के रूप में, गोला के रूप में। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्रिस्टल लैटिस है, इस क्रिस्टल लैटिस में जो अवयवी कण होगा गोला के रूप में व्यवस्थित है कि नहीं, 1 गोला 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8
फलक है जो किसके रूप में होती है, गोला के रूप में होती है। एकक कोशिकाओं के फलक के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण, ये फलक है, एक फलक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और टोटल कितना 6 फलक होती है। देखिए सिंपल समझिए। इसमें अगर आप नहीं भी समझ पाते हैं तो ऐसे तो समझ लीजिएगा, जैसे आपको एक 3 डायमेंशनल कोई ऐसा चीज़ तो यहाँ पे है नहीं, फिर भी बुक लेकर आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, या एक कॉपी देख लीजिए, छोटा सा कॉपी है, इसी से आप शायद समझ जाएंगे। देखिए एक फलक इस साइड का, एक दूसरे इसके जस्ट अपोजिट होगा। अगर ये 3 डायमेंशन में होगी, 3 डायमेंशन बनाने का कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा अब देखिए समझिए, एक साइड ये, दूसरा साइड ये, तीसरा साइड ये और चौथा साइड ये, उसके बाद 5वीं साइड और ये कितना 6ठी साइड, टोटल कितना फलक हो गई 6 फलक हो गई। या आप अपने घर में भी तो देखिए, इस साइड वाली दीवार 1 होगा, उसके जस्ट अपोजिट वाला 2 होगी, मेरे जस्ट सामने वाला दीवार कितना होगा 3 होगी, और मेरे जस्ट पीछे वाला दीवार क्या होगा, बिल्कुल सही 4। एक मेरे जस्ट ऊपर वाली क्या होगी, छत होगी, तो कितना 5। और जिस पे बैठे हुए हैं आप क्या कर रहे हैं, जिस पे चेयर लगाकर बैठकर क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, या हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अभी तो हम खड़ा ही हैं पढ़ा रहे हैं, तो उसका भी तो एक सरफेस है, तो टोटल कितना होगा 6 फलक होगी। 6 फलक पे जो गोला होगा उसमें एक का योगदान कितना के बराबर होगा, 2 होगा। एक गोला का योगदान 2 एकक कोशिकाओं में इसका 1/2 मतलब हाफ भाग से संबंधित होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, ये एक एकक कोशिका, इसके जस्ट ऊपर दूसरा एकक कोशिका लगा देंगे, तो एक का योगदान क्या होगा, एक बीच में फंस जाएगी कि नहीं, यहाँ पे एकक कोशिका आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे एक और क्या दे देंगे, क्रिस्टल लैटिस दे देंगे, तो एक कोण का योगदान पूरे में कितना होगा, 1/2 होगा, मतलब हाफ योगदान होगी, आधा इस साइड और आधा इस साइड। उदाहरण के तौर पे इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए, इसमें देखिए, इसमें ये जो मार्कर है, ये मार्कर इसका हाफ साइड इस साइड आ गई और हाफ साइड इस साइड, तो हाफ साइड इस साइड वाला एकक कोशिका के पास आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक एकक कोशिका जो घन के आकार की होगी, इस साइड भी क्या होगा, एक एकक कोशिका। तो इस पूरे मार्कर का योगदान दोनों एकक कोशिका में कितना होगा, क्या बताएंगे, हाफ को 1/2 लिख सकते हैं, इसलिए बताएंगे एकक कोशिकाओं के फलक के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण, जो अवयवी कण जो किसके कौन सा आकार की होती है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, गोला की आकार की होती है। 2 एकक कोशिका से, एक इस साइड वाली एकक कोशिका से और एक उस साइड वाली एकक कोशिका से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है, इसलिए हम लोग कहेंगे उसका 1/8 भाग एक दूसरे से संबंधित होती है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट के बारे में जानेंगे, जो काफी अच्छा है और काफी इंपोर्टेंट भी है, समझिए। देखिए, एकक कोशिका के केंद्र पर, एकक कोशिका ये क्या है, एकक कोशिका है, इसके केंद्र, इसका सेंटर यही होगा, इसके केंद्र पे उपस्थित अवयवी कण किसी भी अन्य एकक कोशिका से स्वभाजित या स्वसंबंधित नहीं होती। जैसे देखिए, इसके केंद्र पे, सेंटर पे जो अवयवी कण है वो किसी से संबंधित है। उदाहरण के तौर पे आप जिस घर में है उस घर के बीच में मिड पॉइंट पे जाइए, उसके सेंटर पे जाइए, अब बताइए कोई किसी दीवार में आप सटे हुए हैं, नहीं ना सटे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार अगर किसी एकक कोशिका, ये एक एकक कोशिका या क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस होगा, इसके सेंटर पे कोई अवयवी कण होगा, तो बताइए ये किसी भी एक क्रिस्टल लैटिस से संबंधित होगी, किसी भी क्रिस्टल लैटिस से क्या होगा, संबंधित ही नहीं होगी, स्वभाजित नहीं होती है। अतः एकक कोशिका में इसका पूरा भाग योगदान देता है। इसका पूरा भाग किसमें योगदान देगा, पूरे एकक कोशिका में योगदान देगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप अपने घर में, जिस घर में रहकर अभी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उस घर में क्या देख रहे हैं, आप उस घर के बीच में मिड पॉइंट पे चल गए। आप बताइए क्या आपका पूरा बॉडी किसमें है, आपके पूरे घर में, पूरे क्रिस्टल में है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी एकक कोशिका के मिड पॉइंट पे, सेंटर पे किसी अवयवी कण को रख देंगे तो उसका योगदान पूरे किसमें होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, एकक कोशिका में होगा। इस वीडियो को कई बार आप क्या कीजिएगा, रिमाइंडर कीजिएगा, ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जो भी प्रॉब्लम हो उसे आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।